ओके, ये जो है ये एंडोकार्डियल क्वेश्चन की जो बात कर रहा है वो ये होते हैं एंडोकार्डियल क्वेश्चंस। ठीक है, ये एंडोकार्डियल क्वेश्चंस मिड में होते हैं जब ये फ्यूज कर जाते हैं। ये लोअर जो इंटरवेंटिकुलर सेप्टम है और ये इंटरवेंटिकुलर फोरामेन है, ठीक है, ये इसके साथ फ्यूज करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये अलग अलग फिर बन जाते हैं। तो fetal heart differ from the adult heart, but what the fused endocardial cushion divide the राइट एंड लेफ्ट एट्रियोवेंटिकुलर जो है वो केनाल्स को भी डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एवी केनाल्स जो एट्रियोवेंटिकुलर केनाल्स बन रही होती हैं उनको भी ये फ्यूज एंडोकार्डियल क्वेश्चन डिवाइड कर रहे होते हैं राइट एंड लेफ्ट में। ठीक है, फीटस में क्योंकि पहले डिवीजन नहीं होती है, तो जब एंडोकार्डियल क्वेश्चन फ्यूज कर जाता है तो फिर ये डिवीजन हो जाती है। वो यही बात कर रहा है कि जो फीटल टू अडल्ट हार्ट में यही फर्क होता है कि एंडोकार्डियल क्वेश्चन फ्यूज करके उसके डिफरेंट केनाल्स राइट एंड लेफ्ट बना देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 145 अबाउट लीडिंग सेल इज व्हाट हैव हाई लेवल ऑफ एससीआर। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लीडिंग सेल इज इन द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट। लीडिंग सेल क्या बनाते हैं, हार्मोन क्या प्रोड्यूस करते हैं। लीडिंग सेल कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नहीं, लीडिंग लीडिंग सेल पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट करता है। लीडिंग सेल इटसेल्फ टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। वेरी गुड, टेस्टोस्टेरोन, लीडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन। 146 द कार्डियक डिफेक्ट्स इन द fetus of the mother suffering from rubella infection will occur in which time। तो ये 5th to 10th वीक पे कार्डियक डिफेक्ट होता है, लेकिन अगर 7th वीक से बिलो की बात करें तो हम कार्डियक डिफेक्ट को प्रेफर करेंगे या कैटरैक्ट को। कैटरेक्ट। Cataract. 147. The drinking of alcohol affects the organogenesis during what? तो 3 to 8 weeks। एक तो organogenesis, दूसरा प्री मेच्योरिटी। ठीक है, ये दोनों होते हैं आफ्टर द अल्कोहलिक इंटेक। 148 यूरोटेरिक बर्ड इज फॉर्म बाय द मीजोनेफ्रिक डक्ट। ये रिपीट है। 149 सोमाइट्स जो हैं वो बोथ साइड्स ऑफ द नोटोकॉर्ड से अराइज करते हैं। ठीक है। 150 द बेबी विद सम रेड स्ट्रक्चर कमिंग आउट above the pubic symphysis frequently getting wet। तो उसमें क्या है, ऑन एग्जामिनेशन एपिस्पेडियसिस एंड इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस। तो एपिस्पेडियसिस किसके साथ था, ब्लैडर एक्स्ट्रॉफी के साथ एसोसिएटेड था, ईईजी। ठीक है, और इसमें डिफेक्ट किसका होता है एपिस्पेडियसिस में, टुबरकल, जेंटल टुबरकल। डेंटल ट्यूबरकल। 151 द एक्टोडर्म गिव राइज टू विच ऑर्गन। तो सीएनएस को अराइज देता है एक्टोडर्म। बाकी जीआईटी तो एंडोडर्म से होगा, और सीवीएस किससे होगा, सीवीएस किससे होगा, मीस मीजोडर्म से। एंडोडर्म। मीजोडर्म, सीवीएस मीजोडर्म से। वेरी गुड डॉक्टर आमना। अदर्स में जो गोनाड्स के अदर्स था उसमें याद रखना कि सीवीएस मीजोडर्म से आता। ठीक है। 152 रिपीट है, कलेक्टिंग सिस्टम का पूछा है। 153 राइट सबक्लेवियन आर्टरी इज ड्राइव फ्रॉम द राइट अयोटिक, जो फर्स्ट अयोटिक आर्च होती है उससे सबक्लेवियन आर्टरी डेवलप हो जाती है राइट साइड पे। सेकेंड वाली मिड में होती है और थर्ड वाली लेफ्ट साइड पे चली जाती है। ठीक है। 154 the oogonia undergoes the mitosis in the prenatal after 3 months। 155 by the end of 5th week क्या होता है, हार्ट जो है वो डेफिनेटिवली फॉर्म हो जाता है। और सेकेंड मंथ में जो है वो ऑर्गन्स जो है वो ले डाउन, अगर पूछे तो ऑर्गन्स ले डाउन की बात करें तो वो सेकेंड मंथ की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 156 melanocyte is derived from neural cells। रिपीट है। 157 प्रीनेटल क्रोमोसोम एब्नॉर्मेलिटी डिटेक्टेड इन विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रीनेटल अगर हमने क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी देखनी है तो क्या है, 14 to 18 वीक्स। ठीक है, 14 to 18 वीक्स ज्यादा सुटेबल है, जिसके अंदर हम ऑर्गेनोजेनेसिस वही होती है, लेकिन हार्ट की जो डेफिनेट फॉर्म है वो बाय द एंड ऑफ 5th वीक में कंप्लीट होती है। ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट तो हो जाती है लेकिन उसने बनना भी तो है। ठीक है, उसे अपना आप कंप्लीट भी तो करना है, और अगर जब हार्ट ने अपना आप कंप्लीट करना, दैट इज द 5th वीक। ठीक है, गट रोटेशन भी 5th वीक में होती है। एंड ऑफ 5th वीक में डेफिनेटिव हार्ट बन जाता है फुल वाला। ठीक है, और फीटल जो कार्डिक एक्टिविटी हमें फिर इसलिए 6th वीक में फीटल कार्डिक एक्टिविटी मिल जाती है। ठीक है, जब 5 महीने
वीक में वो पूरा कंप्लीट बन जाता है, तो 6 में हमें वो, हाँ 5th में रिटर्न करती है गट को, हाँ गट मूव करती है 5th में। और 5th वीक के एंड में जो है वो हार्ट जो है वो डेफिनेटिवली फॉर्म हो जाता है। और 6 वीक में हार्ट की फीटल कार्डियक एक्टिविटी बच्चे की आप ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड से मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 158 और अच्छा, ओरल बक्कोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन सेपरेट्स द स्टोमोडियम फ्रॉम फोरगट। तीन चार चीजें याद रखनी है। रेथ की एंटीरियर पिट्यूटरी इज फॉर्म बाय द रेथ की पाउच, ठीक है। उसके बाद रेथ की पाउच इज ड्राइव फ्रॉम द स्टोमोडियम ऑफ फोरगट, ठीक है। और जो ओरल बक्कोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन है वो स्टोमोडियम ऑफ फोरगट को सेपरेट करती है, ठीक है। ये स्टोमोडियम अब एक दफा देख लें ताकि वो थोड़ा याद रह जाए आप लोगों को कि स्टोमोडियम होता क्या है, फोरगट का पार्ट जो। ठीक है, ये पार्ट है स्टोमोडियम और फोरगट जो होता है वो इस पार्ट को कहते हैं, इधर से एक आउट पोचिंग सी होती है, ठीक है। जिसे स्टोमोडियम और फोरगट कहा जाता है, ठीक है। फोरगट इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टोमोडियम बाय द बक्कोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन, ठीक है। फोरगट जो है वो स्टोमोडियम से सेपरेट होती है और बक्कोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन उसको सेपरेट करता है, ठीक है, स्टोमोडियम और फोरगट को। सेपरेशन के लिए कौन सी है, बक्कोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन। और स्टोमोडियम से क्या बनता है, रैथ की पाउच, और रैथ की पाउच से क्या होता है, इंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। और हाइंड गट इज सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोडक्टम बाय द कोलेक्टल मेम्ब्रेन। ये कोलेका पड़ा था जो हाइंड गट वो अपने कॉर्डल एंड पे जाके जो फ्यूज कर रहा था, ठीक है, ये दैट इज द कोलेका। एंड मिड गट में विटेलाइनो इंटेस्टाइनल डक्ट होती है, विटेलाइन डक्ट होती है क्योंकि मिड गट में क्या पड़ी होती है, इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये चीजें हैं कोलेका हाइंड गट के अंदर, स्टोमोडियम इन फोर गट के अंदर, और विटेलाइन डक्ट जो होती है वो हमारे पास मिड गट के अंदर होती है, ठीक है। तो ये दो चार चीजें बार दफा आ जाती हैं। उसके बाद ये एसोफेगस, स्टमक, लीवर, ब्लैडर है, हाइंड गट, मिड गट की जो बातें हैं। अच्छा ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 162 पे आ जाए। कॉर्टिकल oocyte रिलीज वर्ड एक्ट एज अ लाइसोसोमल वेसिकल के तौर पे एक्ट करते हैं, ठीक है। लाइसोसोमल एक्शन होता है जो कॉर्टिकल oocyte होते हैं। 163, हाउ मेनी सोमाइट्स प्रेजेंट ऑन 30th डे। 34 to 35 सोमाइट्स होते हैं 30th डे पे, ठीक है। ये कुछ चीजें जो रटने वाली हैं वो यही है, 30 डे पे 34 35 होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 166, पेशेंट डक्टस आर्टियोसिस एसोसिएटेड विद व्हाट। तो रूमेटिक फीवर के साथ पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस इन्वॉल्व होती है। पेशेंट नहीं, पेटेंट लिखना था इन्होंने, ठीक है। पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस किसके साथ होती है, रूमेटिक फीवर के साथ, ओ सॉरी प्री मेच्योरिटी के साथ, ठीक है। पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस जो है वो प्री मेच्योरिटी के साथ है। इसका मतलब ये कि अगर प्री मेच्योर बच्चा आ जाएगा तो उसके अंदर डक्टस आर्टियोसिस जो है वो क्लोज नहीं होगी, और उसमें क्या होगा कि फिर शंटिंग होती रहेगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से साइनोसिस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस जो है वो क्लोज कब होती है, आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ क्लोज हो जाती है। तो अगर प्री मेच्योर होगा तो वो क्लोज नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद क्या है, 170, फीटस हैज व्हाट। तो इमिडिएटली आफ्टर बर्थ, वेरी गुड। टू अम्बिलिकल आर्टरीज और एक अम्बिलिकल वेन होती है, ठीक है। और राइट वाली अम्बिलिकल वेन वैसे ही डिसअपेयर हो जाती है और लेफ्ट वाली बचती है, जिससे क्या बनता है, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन का क्या रेमिनेंट होता है, टीरेसिस। मीडियल लिगामेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। 172, ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर इज ड्राइव्ड फ्रॉम। तो ट्राइगोन जो होता है, ट्राइगोन जो है वो मीजोडर्म से बना हुआ है, ठीक है। ट्राइगोन की अगर सिर्फ बात करेगा तो वो है मीजोडर्म से। लेकिन अगर वो बात करे ट्रांजिशनल एपिथीलियम की बात करे
तो वो एंडोडर्म से बनती है, ठीक है, एपिथीलियम एंडोडर्म से। और अगर ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर जो होता है वो एक कह लो कि उसका मीनार होता है, ठीक है, मीनार से याद करो, जो ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर है वो मीनार की तरह होता है, और दैट इज फ्रॉम द मीजोडर्म, ठीक है। और जो उसकी एपिथीलियम, ट्रांजिशनल एपिथीलियम की बात करें तो वो एंडोडर्म से है, ठीक है, फाइन। तो ये दो चीजें याद रखनी है कि एपिथेलियम जो है वो एंडोडर्म से। ऑप्टिक ग्रूव्स appears on the left side of the forebrain on which side, तो 22 डेज पे ऑप्टिक ग्रूव आ जाती है। 175 द डेरिवेटिव ऑफ न्यूरोएक्टोडर्म्स जो है, ये पहले भी हमने पहले क्वेश्चन में ही देखा था कि स्फिंक्टर पिपिले मसल था, ऑप्टिक कप की चीज है और ऑप्टिक स्टाक की चीज है, वो आ जाती हैं दोनों। 176 क्रॉनिक विलाय में कंपोनेंट क्या होगा, क्रोनिक प्लेट्स, उसकी कोरियोनिक प्लेट्स जो हैं वो कोरियोनिक विलाय की मेन कंपोनेंट होंगी। डिस्यूडिया बेसिलस जो है वो फीमेल कंपोनेंट होगा, और बच्चे का कंपोनेंट फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा क्या होगा, Chorionic frondoson. क्रोनिक फ्रंटोजन, ठीक है। न्यूरल क्रेस्ट 175 7 डेरिवेटिव न्यूरल क्रेस्ट के आगे, तो ये हम पहले कर चुके हैं। अगर ऑटोनोमिक गैंग्लिया और मेलानोसाइट दोनों की ऑप्शन दी जाए तो किसको प्रेफर करेंगे, Autonomic ganglia. ऑटोनोमिक गैंग्लिया को। 178 द जर्म सेल्स इज derived फ्रॉम व्हाट, तो एपीब्लास्ट, एक्टोडर्म एंड देन yolk sac एंडोडर्म, ठीक है। तो जर्म सेल्स किससे बनेंगे, पहले एपीब्लास्ट आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद एक्टोडर्म आ जाएगी, ठीक है, और उसके बाद जो है वो yolk sac एंडोडर्म। तो जब ब्लास्ट होगा तो पहले आपको एक्टोडर्म नजर आएगी और फिर yolk sac अंदर पड़ा हुआ नजर आएगा, इस तरह याद कर लें कि जब ब्लास्ट होगा तो सबसे पहले हमें एक एक्टोडर्म नजर आएगी, अगर हम ब्लास्ट करें तो एक्टोडर्म हमें नजर आएगी, एपीब्लास्ट, एक्टोडर्म एंड देन yolk sac, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 179, कैविटी इज obliterated by the fusion of Disudia capsularis and Disudia britalis। इसको ऐसे ही रट लेंगे, मल्टीपल टाइम आता है डिसूडा कैप्सुलैरिस और ब्राइटैलिस के जो फ्यूजन की वजह से कैविटी ऑब्लिटरेट हो जाती है। 180 erythropoiesis occur in the middle trimester, mainly is from the liver, young liver synthesize blood। 181 the tight cell of adrenal gland parenchyma is related to which of the following, तो mesothelium जो टाइट सेल्स हैं adrenal gland तो, ठीक है, और adrenal cortex is formed by, Mesoderm. and adrenal medulla is formed by Neural crest cells. neural cells, very good, वेरी गुड। 182 रिपीट है, ट्राइगोन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर और ट्रांजिशनल एपिथेलियम का पूछा हुआ है। 183 अ न्यू बॉर्न इज ब्रॉट बाय द लंबोसैक्रल स्वेलिंग कंटेनिंग मेनिंजेस, रिपीट है, स्पाइना बिफिडा ओकल्टा विद मेनिंजोसील, ठीक है। और अगर न्यूरल टिश्यू इन्वॉल्व हो जाए तो क्या होता है, मेनिंजोमाइलोसिल, ठीक है। 184 एथ की पाउचेस ड्राइव फ्रॉम स्टोमोडियम ऑफ फोरगेट, रिपीट है। 185 fetus was aborted, it was sent to forensic lab. Now he can how can the viability he check that for how long the fetus was viable, तो ground rump length हम देखेंगे, अगर 250 mm से ज्यादा होगी तो उससे पता चलेगा viability of fetus, ठीक है। 186 which of the following is considered as embryological connective tissue, तो mesoderm and mesenchyme रिपीट है, ठीक है। 187 रिपीट है, ल्यूमेन का पूछा हुआ है। 188 रिपीट है। 189 कॉमन मिड लाइन डिफॉर्मिटी रिपीट है, ये तकरीबन सारे इसमें अब ये आगे से जर्मिनल सेल्स का 3 वीक्स माइग्रेट फ्रॉम द एक्टोडर्म, ठीक है, एपीब्लास्ट, एक्टोडर्म और फिर जर्म सेल्स किससे ड्राइव होते हैं, yolk sac से। अच्छा, सेकेंड एडिशन में कितने एमसीक्यूज हैं आप लोगों के पास, सेकेंड एडिशन के एमसीक्यूज बताइएगा। 240, ठीक है। अच्छा, न्यूरल क्रैश सेल का ना एक दफा ऐसा कीजिएगा कि न्यूरल क्रैश सेल की कुछ डेरिवेटिव तो मैंने आपको बता दी हैं, अब उसके अंदर बोन्स ऑफ स्कल एंड फेस भी लिख लें, न्यूरल क्रैश सेल से ड्राइव होती है, ठीक है। तो इस तरह के ना न्यूरल क्रैश सेल के मल्टीपल एमसीक्यू आगे पीछे आपको मिलते रहेंगे, ठीक है।
अच्छा 240 तक मैं देख रही हूँ, इसमें कोई ऐसा एमसीक्यूज नहीं है जो मैंने आपको ना करवाया हो, ठीक है। और उससे अब ऊपर भी सारे वही एमसीक्यूज हैं जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं डिस्कस, ठीक है। अब ये रिपीट वाले एमसीक्यूज ही चलेंगे आगे सारे, ठीक है। तो इसमें ये है कि अब ये वाले जो एमसीक्यूज है नेक्स्ट 240 और थर्ड एडिशन में मेरे ख्याल से 297 है, ठीक है ना। तो ये आप लोग फिर अब खुद इसको करेंगे, ठीक है। 297 314 जी, 314 है मैम। ठीक है। इसके अंदर अब रिपीट ही ये चलेंगे, अब ये सारे जो हमने कर लिए हैं, जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले थे वो ऑलमोस्ट कर लिए हैं। अब इसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं रहा जो डिस्कस करने वाला ना हो, ठीक है। वही रिपीट 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 आगे सारे एमसीक्यूज आ रहे हैं, ठीक है। कोई अगर नई चीज हुई तो मुझसे पूछ लीजिएगा, वैसे नया कुछ भी नहीं है। अच्छा अब ये है कि जो मीजोडर्म थी वो मिड में हमने डिस्कस की थी। मीजोडर्म से बस एक याद रख लो कि जो मीजोडर्म थी वो हमने उसको मिड में डिस्कस किया था, ठीक है। और मीजोडर्म की जो है वो लैटरल प्लेट मीजोडर्म होती हैं, ठीक है। मीजोडर्म की जैसे हमने पहले वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम में भी पढ़ा है। तो जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक हमने सिलोम पढ़ी थी वो किससे पढ़ी थी? मीजोडर्म की लैटरल प्लेट से, ठीक है। मीजोडर्म की दो लैटरल प्लेट्स होती हैं। अब वो जो लैटरली जा रही होती है, अगर मैं ये एक बंदा बनाऊं तो उससे याद कर लो कि उसके हाथ 314, अच्छा एक मिनट कराती हूँ, ठीक है। अगर मैं ये बंदा बनाऊं तो उससे ये याद कर लो कि ये एक पर्सन है, ठीक है। उसके जो लिम्स हैं वो इस तरह हैं लैटरली, ठीक है, साइडों पे जा रहे हैं। तो लैटरल प्लेट ऑफ मीजोडर्म से लिम्स डेवलप होते हैं, ठीक है। लिम्स डेवलप किससे होते हैं? लैटरल प्लेट ऑफ मीजोडर्म से, ठीक है। लैटरल जो जा रहा है ये लैटरल प्लेट ऑफ मीजोडर्म से लिम्स डेवलप होंगे। तो इस तरह ये याद कर लो कि ये मिड पे एक्सियल स्केलेटन होता है और लैटरली जो है वो लिम्स जाते हैं। तो लैटरल पेट ऑफ मीजोडर्म से जो है वो लिम्स बनेंगे, और इंट्राएम्ब्रियोनिक सिलोम भी लैटरल पेट ऑफ मीजोडर्म से बनेगा, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं जो लैटरल पेट ऑफ मीजोडर्म से बनी। 314, 314, 314 तो है ही नहीं मेरी बुक में। मैम वो बीच में थोड़ा टाइपिंग का एरर है, तो वो आप नेक्स्ट पेज करें तो उसमें आ जाएगा आपके पास। अच्छा ओके ओके। ए एम्ब्रियोनिक पोल इज फॉर्म्ड बाय द डिस्यूडा कैप्सुलैरिस। जो डिस्यूडा कैप्सुलैरिस होता है और जो डिस्यूडा एक दो, हमने फ्यूजन भी पढ़ी है ना अभी पीछे, कि जब वो फ्यूज कर जाते हैं तो जो कैविटी है वो ऑब्लिटरेट कर जाती है, ठीक है। तो डिस्यूडा कैप्सुलैरिस और जो क्राइटेलस है, जब ये फ्यूज करती हैं तो कैविटी ऑब्लिटरेट कर जाती है, मतलब कि खत्म हो जाती है। तो ए एम्ब्रियोनिक जो अगर पोल की भी बात करें तो वो डिस्यूडा कैप्सुलैरिस से बनता है, जिसे एम्ब्रियोनिक पोल नहीं होता, ठीक है। ये मैं एक दफा अब आपको दिखा देती हूँ, फिर डिस्यूडा कैप्सुलैरिस एंड क्राइटालिस के फिर उसमें याद हो जाए कि क्या होता है ये। ठीक है, तो अब ये देखें कि इसकी ये 3-4 टाइप्स होती है। डिफ्यूडा बेजालस जो होती है ये मदर टाइप ऑफ प्लेसेंटा होती है। बच्चे के अंदर जो है वो अगर मैं बात करूँ तो क्रोनिक फ्रंटोजम होता है। फिर डिफ्यूडा जो क्राइटेलस है और डिफ्यूडा कैप्सुलैरिस है, जब ये दोनों कैविटी फ्यूज करती हैं तो ऑब्लिटरेटेड कैविटी जो है, जब ये दोनों फ्यूज करती है तो कैविटी जो है वो ऑब्लिटरेट हो जाती है। जो क्रोनिक कैविटी है ये ऑब्लिटरेट कब होती है? जब डिफ्यूडा कैप्सुलैरिस और प्राइटेलस जो है फ्यूज करती हैं। और डिस्यूडा कैप्सुलैरिस जो ये प्लेसेंटा का पार्ट होता है, ये ए एम्ब्रियोनिक पार्ट होता है, ठीक है। और बाकी ये फ्यूज डिस्यूडा प्राइटेलस एंड कोरियन लीव एंड अमनियन, ठीक है। तो ये जब फ्यूज हो गई है प्राइटेलस और कैप्सुलैरिस तो कैविटी खत्म हो गई है, तो ये सारी एक वो एमनियोटिक कैविटी अंदर चली गई है और कोरोनिक कैविटी ये अलग बाहर से वो शो कर रहे थे तो वो ऑब्लिटरेट हो गई है, ठीक है। ये मिड लाइन बीच में जो स्पेस थी वो ऑब्लिटरेट हो गई है।
यूट्राइन कैविटी जो है उसको, वो भी खत्म हो गई है। और जो एमनियोटिक कैविटी है वो मेजर पोर्शन उसने अपना ले लिया जब ये दोनों लेयर्स फ्यूज कर गई हैं, ठीक है, प्राइटैलस और कैप्सुलैरिस। और यूट्राइन कैविटी जो है वो ऑब्लिटरेट हो गई है बिल्कुल ही, ठीक है, ये नीचे बिल्कुल थोड़ी सी रह गई है। और एमनियोटिक कैविटी हमें नजर आ रही है, ठीक है, कि वो मेजर पार्ट उसने ले लिया अपना, ठीक है। और इसके अलावा जो कैप्सुलैरिस है वो ए एम्ब्रियोनिक पोल वो बनाती है। तो कौन सा बता रहे हैं आप? ये समझ आ गई है डॉक्टर इकरा, ये कैप्सुलैरिस और प्राइटैलिस का आप देख लिया कि ये क्या क्या होता है, प्लेसेंटा के पोर्शन होते हैं, यूट्राइन कैविटी खत्म हो जाती है जब ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं। और ए एम्ब्रियोनिक पोल भी जो है वो कैप्सुलैरिस बनाती है। अच्छा, 298। जो एम्पुटेशन जब हम लिम्ब की कर देते हैं और फिर भी पेशेंट को ये लगे कि उसका लिम्ब है और पेन इसको हो रही है, उसे फैंटम लिम्ब कहा जाता है। डॉक्टर रूसा का था, सॉरी। ओके डॉक्टर रूसा, आपको समझ आ गई है 314 की? सॉरी सॉरी। जी जी डॉक्टर। ओके फाइन। और जो एम्पुटेशन जब लिम्ब की कर देते हैं हम, तो उसके बाद क्या होता है कि पेशेंट को ये फील हो रहा होता है कि मेरा लिम्ब है और इसमें पेन हो रही है, तो उसे फैंटम लिम्ब कहा जाता है। ओके, चलिए सही है, ठीक है। अच्छा, कल फिर हिस्टो, अच्छा ये होता है कि अगर मैं टाइम टेबल चेंज करूँ ना, तो फिर वो बाकी सबका भी हो जाता है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि आप लोगों का संडे ना इजी हो जाए, कि आप लोगों की एमब्रियो वगैरह कंप्लीट हो जाए, तो संडे को फिर कोई क्लास ना हो। तो फिर डॉक्टर आलिया ने जो है वो आज से आपको एमब्रियो शुरू करवानी है। ऐसे ही है ना, डॉक्टर आलिया ने तो आज से करानी, कल एमब्रियो की रफी की भी क्लास नहीं हुई। तो मैं एक दफा बाकी से पूछ लेती हूँ कि अगर हिस्टो वो पहले करवा दें तो मैं भी आपको हिस्टो ही एक दिन में पहले करवा दूंगी। और अगर वो कहें कि सेल्फ फिजियोलॉजी स्टार्ट करनी है, रफी की माइक्रो भी रहती है आप लोगों की? माइक्रो कहाँ तक रहती है? सारी रहती है अभी? नहीं मैम, मतलब खुद पढ़ने के लिए सारी रहती है, अच्छा हाँ। रिवाइज नहीं किया। अच्छा अच्छा, खुद नहीं पड़ी। अच्छा ओके ओके, सही है, ठीक है। तो नहीं, खुद कर लीजिएगा संडे को, अब सुबह जैसे मॉर्निंग में आप फ्री होंगे, रफी का इशू हो रहा है। अच्छा चले, मैं डॉक्टर हसीब से कहूँ करूंगी डिस्कस के, रफ़ी का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो हो जाएगा सॉल्व, कोई बात नहीं। रोस्टर, हम्म, ठीक है, सही है। और डॉक्टर मेरे ख्याल से इनसे आपके साथ शेयर कर देती हैं शायद वो वीडियोस। अच्छा हाँ, डॉक्टर अली जाहिरा आप लोगों का कवर करवा रहे थे, फिर डॉक्टर अली को ड्यू टू जॉब छोड़ना पड़ा। हाँ, माइक्रो की वो मैम ने सेंड की थी, आप लोगों ने वीडियोस नहीं सुनी? इजी नहीं था वो क्या, उसमें कोई प्रॉब्लम था? हाँ ये तो है, आप ऐसा करो कि जो मैं माइक्रो आपको करवा रही होती ना वो कर लिया करो, एटलीस्ट जो माइक्रो करवाई है मैंने वो तो आपको उतनी तो आनी चाहिए ना। तो वही चीजें रफी में भी हैं, ठीक है, वो वन लाइनर के तौर पर है, ये एमसीक्यूज के तौर पर है, ठीक है, जो हमने डबल ए में की है। तो जब आप वो वीडियोस देखोगे तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगी जो मैम ने शेयर की थी आपसे। बाकी रफी की एम्ब्रियो ही मेनली आज, वैसे तो टाइम टेबल में आपकी एम्ब्रियो ही है। अगर माइक्रो मैम आपको कवर करवाएंगी तो वो फिर मैं डॉक्टर हसीब को वैसे बता दूंगी, आप लोगों का पैगाम दे दूंगी कि रफ़ी के लिए आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर वो सॉल्व कर लेंगे, कोई बात नहीं, इशू नहीं है कोई भी, ठीक है।
और अगर ना भी हुआ तो, अभी ना हुआ तो उसमें ये हो जाता है बाज दफा कि जैसे टाइम टेबल अभी आपका चल रहा है ना, तो 15 तक ऑलमोस्ट तकरीबन सारी चीजें हम वाइंड अप, 1 तक, मेरे तरफ तो 1 तक है, ठीक है, मेरे पास जो टाइम टेबल है उसमें 1 तक हम तकरीबन वाइंड अप करेंगे। उसके साथ आपकी एसकेस शुरू हो जाएंगी। फिर उसके बाद 1 से, क्योंकि आप लोगों का पेपर लास्ट डेज ऑफ अगस्त में होगा, तो उसमें ये है कि फिर 1 से बाद में दोबारा से जो है वो डबल ए की कुछ माइनर क्लासेस ये दोबारा शुरू हो जाती हैं, तो उसमें हम दोबारा रिवाइज कर लेंगे, तो आप लोगों का वो फिर कवर हो ही जाएगा इन इन एनी वे। ठीक है। तो नहीं, 15 से नहीं स्टार्ट होगी, इसके 15 नहीं कराएंगे। हाँ वो फिर ना डॉक्टर इकरा, मैं ना ये जब अगस्त के टेंथ वालों के लिए ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो फिर वो मैं आप लोगों की ऐड करा दूंगी। सीवीएस है एंड पे, सीवीएस है अभी। नवंबर वाले तो परेशान ना हो अभी, अगर अगस्त टेंथ वाले आप लोग हो जो आप लोगों में से कोई है, तो उसमें ना मैं ये जो रह जाएगा, जब हमारा 1 अगस्त को ये शेड्यूल जो शेयर किया हुआ है वो कंप्लीट होगा मेरे हाथ से, 1 अगस्त तक का ही है, जिसमें सीवीएस भी ऐड है। ठीक है, तो उसके अंदर फिर जो रह जाएगा फिर मैं, हाँ जनरल पैथोलॉजी भी, तो ये वाले जो पॉइंट्स है ना, ये वाले फिर हम, मैं डॉक्टर हसीब से कह के ना आप लोगों के टाइम टेबल में ऐड करवा दूंगी डबल ए के। ठीक है, बाकी किसी का कोई मिस हो गया जो हमने करवाया हुआ, मैंने करवाया हुआ, तो फिर वो ये है कि वो रिकॉर्डिंग वीडियोस देख लें। बाकी जो बिल्कुल नहीं करवाया होगा मैंने, तो मैं वो आप लोगों को करवाऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो सीएनएस भी हमने की थी। जीआईटी मैंने, मेरी आप लोगों के साथ नहीं हुई है जीआईटी। हेड एंड नेक टाइम टेबल में मैं डलवा दूंगी, वो मैंने आपको कहा है ना कि ये आपका टाइम टेबल है 1 अगस्त तक ना, उसके बाद भी तो पढ़ना है ना, 1 अगस्त के बाद छुट्टी तो नहीं मिल जानी। तो वो मैं ऐड करवाऊंगी, आपका हेड एंड नेक भी करवाऊंगी, जनरल पैथोलॉजी भी, इम्यूनोलॉजी भी, और जो जो कुछ रह जाएगा वो इस तरह की चीजें जो है वो ऐड करवा दूंगी। ठीक है, तो वो ऐड करवा के वो पढ़ा दूंगी आपको कि, तो ये अभी 2 घंटे का टाइम। ठीक है, ओके, तो उसके लिए वरिड ना हो आप लोग, वो हो जाएगा इंशाल्लाह। एंड कल सेल्फ फिजियोलॉजी भी मैं फैकल्टी से एक दफा डिस्कस कर लूँ, क्योंकि कल तक उनकी तो एम्ब्रियो चलेगी, तो मेरा फिर यही है कि फिर या तो मैं आपको हिस्टोपैथोलॉजी कल करवा दूँ। कल के लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग है नहीं, यूट्यूब पे मिली नहीं आपको? कल के लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग तो यूट्यूब पे चली गई है, आज की अब मैं ये अपलोड करवा दूंगी अभी थोड़ी देर में। हिस्टो फिर ये है कि हिस्टो हो जाएगी आपकी, तो इस तरह ये होगा कि मंडे ट्यूसडे को हम सेल्फ फिजियोलॉजी कर लेंगे। ठीक है, वो एक दिन की हिस्टो हो जाएगी साथ में। लेकिन अगर एम्ब्रियो और हिस्टो थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, तो पहले सेल्फ फिजियोलॉजी कर लेते। तो वो ठीक है, वो देख के मैं आपको बता देती हूँ कि क्या हिसाब है। बस हमने 2 चीजें ही करनी है, या हिस्टो बायोकेम है और सेल्फ फिजियोलॉजी है, या ठीक है, ओके, चलें, ठीक है, सही है। फिर इस तरह ये होगा कि सारा टाइम टेबल वैसे ज्यादा खराब हो जाएगा, आप लोगों को ये प्रॉब्लम होगी कि अगर हिस्ट्रो आप एक ही दिन में करें, जैसे वो लोग आप लोगों को करवाएंगे, तो ज्यादा इजी नहीं रह जाएगा आप लोगों के लिए। क्योंकि अगर मैं एक ही दिन में आप हिस्ट्रो करें, फ्रॉम रफी हिस्ट्रो करें आप, डबल ए की भी, और एक ही दिन में आप उधर करें, तो वो ज्यादा इजी नहीं है वैसे। मुझे तो ये लगता है कि इंटीग्रेटेड सिस्टम ज्यादा अच्छा है। साथ साथ ज्यादा आपको ज्यादा याद हो जाएगा ना, जैसे अगर आप सुबह डबल ए की हिस्टो की क्लास लोगे, शाम में रफी की लोगे, रात में लोगे, तो वो फिर इसलिए ना डिफरेंस हो जाएगा। तो मैं अगर कल आपको सेल्फ फिजियोलॉजी स्टार्ट करा भी देती हूँ, हो जाएंगी शुरू डॉक्टर साहब इंशाल्लाह। तो अगर मैं आपको सेल्फ फिजियोलॉजी स्टार्ट करा भी देती हूँ, तो मंडे को उन लोगों ने भी आपको सेल्फ फिजियोलॉजी संडे और मंडे ही करानी है, तो मंडे तक फिर मैं भी करा दूंगी इसको कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरह होगा कि हाँ, मैंने तो यही कहा था कि संडे जो है वो बच जाए, क्योंकि मैंने ये कहा था कि बीच में रेस्ट ना दें, कि संडे आप लोगों को स्पेयर कर दें। बाज दफा ये होता है कि कोई जॉब कर रहा होता है तो उसका संडे को बच जाता है, इस तरह फायदा हो जाता है। अच्छा, मैं भेज देती हूँ, मैं ग्रुप में भेजती हूँ, मैं ग्रुप में लिंक भेज देती हूँ।
मैं डॉक्टर उमैर को भी कहती हूँ, वो आपको रीशेयर कर दूंगी। इन्होंने कल शायद सिर्फ ऐसे ही बस मैसेज ही किया था ग्रुप में इतने के, इन्होंने अपलोड कर दिया। फायदा ये होगा सुबह आराम से उठ जाना बस। थोड़ा सा आराम से उठ जाना। सुबह 12 बजे की क्लास ही नहीं पड़ेगी तो आराम से उठना। हाँ, स्पीड स्पीड पे करने का कोई फायदा नहीं हुआ हुआ है। अब बाकी टीचर्स ने जो है वो क्लास ही नहीं ली, क्योंकि मैंने तो रिक्वेस्ट की थी और बस सबका फिर अपना वो उन्होंने कहा कि नहीं हम टाइम टाइम टेबल के हिसाब से, चलो सुबह के टाइम थोड़ा रेस्ट कर लेना या मॉर्निंग में फ्रेश मॉर्निंग एयर लेना और फिर बैठ के पढ़ना। अगस्त तक की अब बात है, तो फिर अगस्त वाले अटेम्प्ट वाले तो अगस्त तक की बात है, जिनका नवंबर का अटेम्प्ट है उनके लिए अभी लॉन्ग वे टू गो है। ठीक है, अगस्त तक की बात है इंशाल्लाह। फिर जो है वो उसके बाद इंडक्शन लें, इजी हो नवंबर तक। अच्छा, मैं कहती हूँ रफी का ना डॉक्टर हसीब से बात कर लेती हूँ। कोई नहीं, नॉट टू वरी, रिवीजन हो जाएगी इंशाल्लाह। अभी डबल ए बीच में चलेगी, रफी की क्लासेस चलती रहेंगी आपकी, तो वो रिवीजन उस हिसाब से हो जाएगी। ठीक है, ओके फिर। ठीक है, कल सेल फिजियोलॉजी से ही स्टार्ट करेंगे ताकि आपका इंटीग्रेटेड सिस्टम ही चलता रहे, वो उसमें आप लोगों को आसानी रहे। वो हिस्टो आगे जाके है तो वो फिर मैं तभी करूँगी। ठीक, ओके फिर। किसी का कोई क्वेश्चन है एम्ब्रियो से? एम्ब्रियो वैसे रट्टा ही है ज्यादा तो। ओके, अल्लाह हाफिज देन। मैम मैम काइंडली जो सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं एम्ब्रियो के, जी, अ, मैम मैं यही कह रही थी कि जो एम्ब्रियो के सबसे इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, क्या वो आप शेयर कर सकती हैं ग्रुप में? अच्छा, एम्ब्रियो के रिपीटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। रिपीटेड तो बाकी जितने भी इसमें मैं छोड़ती जाती हूँ वो रिपीटेड होते हैं, और जो इसमें डबल ए में जितने ज्यादा से ज्यादा रिपीट हैं वही आपके ज्यादातर आते हैं एमसीक्यूज भी। जो मैं छुड़वाती जाती हूँ ना वो रिपीट होते हैं जो मैं छुड़वाती जाती हूँ। तो जो डबल ए की एक टॉपिक में ही वो जो इतनी दफा रिपीट होते हैं वो वही एमसीक्यूज होते हैं जो ज्यादातर एसकेज में भी आपको मिलेंगे। बाकी अगर कोई मुझे पॉइंट्स मिले तो वो फिर मैं आपको शेयर कर दूंगी। अगर ऐसे कोई मुझे वन लाइनर पॉइंट्स लिखे हुए नजर आए तो फिर वो शेयर कर दूंगी। वन लाइनर्स जो होते हैं ना। ओके, सभी लेंगे आपकी संडे को क्लास। अब सेल्फ फिजियोलॉजी तो आप लोगों ने करनी है ना। वो संडे को क्लास आपकी हो जाएगी। मॉर्निंग की क्लास नहीं होगी संडे को, डबल ए की नहीं होगी, बाकी सब होंगी शायद। ओके फिर, अल्लाह हाफिज।